आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलएलपी एक्ट 2008 का रिवीजन। एलएलपी एक्ट जो है 2008 है, मगर ये इफेक्ट में आया था 7 जनवरी 2009 को। इसके पीछे रीजन ऐसा है कि जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसकी एक प्रोसेस रहती है। सबसे पहले एक ड्राफ्ट प्रिपेयर होता है, उसके बाद ये ड्राफ्ट को रखा जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज रहते हैं, वहाँ ये ड्राफ्ट को रखते हैं, तब उसको हम कहते हैं बिल। जब ये बिल पे प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देते हैं तब जाके बिल बन जाता है एक्ट। ऐसा ही हुआ था एलएलपी के केस में भी। एलएलपी का जो एक्ट था बना 2008 के लिए था, मगर उस पर जो असेंट मिलनी थी वो होते होते 2009 आ गया था, इसीलिए जो उसकी इफेक्टिव डेट है वो रहती है 2009 की। आगे अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेबिलिटी की, तो एलएलपी एक्ट जो है वो अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया पे, मतलब पूरे के पूरे इंडिया पे ये एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। आगे अगर इसमें देखें, एलएलपी एक्ट जो है काफी छोटा सा एक्ट है, इसमें सिर्फ 81 सेक्शंस हैं, और अगर हम हमारे कोर्स के हिसाब से देखें तो हमें और कम पोर्शन कवर किया गया है। एलएलपी एक्ट में 81 सेक्शंस के अलावा है 4 शेड्यूल्स अगर हम हमारे कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें उसके सिर्फ नाम याद करने हैं कि किस शेड्यूल में क्या देके रखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल की, उसमें हमें बताया है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, दैट इज जो पार्टनर्स होते हैं उनके आपस में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, और उन्हीं पार्टनर्स के एलएलपी के साथ आपस में क्या राइट्स और ड्यूटीज रहती हैं। अगर एलएलपी में अग्रीमेंट नहीं रहता है कोई, उस केस में जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज देखनी है उसके लिए हम रेफर करते हैं शेड्यूल 1। नेक्स्ट है सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल डील करता है कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी, मतलब जब कोई फर्म कन्वर्ट होती है एलएलपी में तब वो रेफर करेगी शेड्यूल 2 को। वैसे ही अगर हम बात करते हैं थर्ड शेड्यूल की, तो वो डील करता है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, मतलब जब एक प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होती है एक एलएलपी में तब उसको जो प्रोविजंस फॉलो करने हैं वो दिए हुए हैं शेड्यूल 3 में। नेक्स्ट है शेड्यूल 4। इसमें हमें बता रखा है कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी, मतलब जब एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती है तो उसको फोर्थ शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। ये था बेसिक एक स्ट्रक्चर एक्ट का। आगे अगर हम बात करते हैं तो जो भी इस एक्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन है वो दे के रखा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए को, और साथ में आरओसी होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हर स्टेट के लिए एक अलग आरओसी रहते हैं, ठीक है। आगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास भी अथॉरिटी है कि वो एलएलपी एक्ट के लिए रूल्स को फ्रेम कर सकते हैं। अगर हम रूल्स की बात करते हैं, अगर हम देखते हैं एक्ट को, एक्ट में रहते हैं सेक्शंस, सब सेक्शंस और कुछ उनके क्लॉजेस दिए रहते हैं, मगर कुछ रूल्स भी रहते हैं। तो यहाँ जो रूल्स बनाने की पावर है ये दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनके पास पावर है कि वो ये रूल्स को फ्रेम कर सकते हैं। अगला इसमें बता रहे हैं कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। एलएलपी ऑल्सो एक पार्टनरशिप है, मगर इस पे पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं होगा, इस पे अप्लाई होगा सिर्फ एलएलपी एक्ट 2008। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर की गई हैं चैप्टर में, एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो कवर कर लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमें बताया है बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में। सेक्शन 2 क्लॉज डी में हमको बता रखा है बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? एक कंपनी या फिर कोई एलएलपी जो इस एक्ट में रजिस्टर हुई हो, या फिर ऐसी कोई कंपनी एलएलपी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी कंपनी या एलएलपी जो इस एक्ट में बनी हो या फिर वो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो वो कवर होती है बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। मगर इसमें हमें कुछ एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं, मतलब कुछ चीजें हैं जिनको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना गया है। सबसे पहला है इसमें कॉर्पोरेशन सोल। कॉर्पोरेशन सोल से इनका मतलब रहता है एक कोई सिंगल पर्सन है जिसको लॉ की नजर में एक लीगल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर हम इंडिया के एग्जांपल के तौर पे लें, इसमें यहाँ पे कॉर्पोरेशन सोल में आपने कभी नाम सुना होगा सीएजी का, कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, वो एक कॉर्पोरेशन सोल है। नेक्स्ट इसमें बोला है कोऑपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा, और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन दे के किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को ऐसा नोटिफाई कर दे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो फिर उसको बॉडी कॉर्पोरेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे लिए वो है डेजिग्नेटेड पार्टनर की, इसको हम सेक्शन 7 में पूरा कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट है इसमें फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर अगर हम देखें तो ये हम सब जानते हैं फाइनेंशियल ईयर जो रहता है वो रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए। आम दुनिया 1 जनवरी को न्यू ईयर बनाती है, मगर हम प्रोफेशनल जो सीएस रहते हैं हमारा न्यू ईयर बनता है कब? 1 अप्रैल को। अप्रैल फूल्स के कारण नहीं, हमारा फाइनेंशियल ईयर ही 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है इसके कारण।
मगर यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और डाला है इन्होंने कि अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है 30 सितंबर के बाद में, मतलब अगर आपने एलएलपी इनकॉर्पोरेट करी है 30 सितंबर के बाद में, उस केस में जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो जो नेक्स्ट ईयर का मार्च रहेगा वहां पे एंड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, मान लेते हैं कि एलएलपी है जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 15 अक्टूबर 2017 में, ठीक है। अब इसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो 31 मार्च 2018 को एंड ना हो के वो एंड होगा उसके नेक्स्ट वाले 31 मार्च को, दैट इज 31 मार्च 2019 में। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को लेके है जिसको हमें याद रखना चाहिए कि अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है 30 सितंबर के बाद में तो उस केस में उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा नेक्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर में। अगला इसमें बताया है फॉरेन एलएलपी के बारे में। तो ऐसी एलएलपी जो कि फॉर्म इनकॉर्पोरेट या फिर रजिस्टर हुई है इंडिया के बाहर में मगर उसका इंडिया में एक प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको हम बोलेंगे फॉरेन एलएलपी। सेक्शन 2 क्लॉज एम में कवर कर रखी है डेफिनेशन। अगला इन्होंने बताया है एलएलपी दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सेक्शन 2 क्लॉज एन इससे डील करता है। यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला है कोई भी पार्टनरशिप जो कि इस एक्ट में दैट इज एलएलपी एक्ट 2008 में बनी है या फिर रजिस्टर हुई है उसको हम क्या बोलेंगे एलएलपी। जैसे हम पार्टनरशिप देखते थे तो पार्टनरशिप में रहती थी एक पार्टनरशिप डीड, वैसे ही यहाँ एलएलपी में कंसेप्ट है एलएलपी एग्रीमेंट का, ठीक है। तो एलएलपी एग्रीमेंट बेसिकली आपको पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बताती है। नेक्स्ट है इसमें पार्टनर की डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज क्यू में बता रखा है। तो एनी पर्सन हु बिकम्स पार्टनर इन एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट में जिसका भी नाम लिखा गया है एज अ पार्टनर वो कहलाएगा एलएलपी का पार्टनर। अब हम डील करने वाले हैं कुछ सेक्शन से। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सेक्शन 5 को। सेक्शन 5 हमको ये बता रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल या फिर बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी में पार्टनर बन सकता है, ठीक है। मगर आगे इस सेक्शन में हमें ये बताया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकते हैं। सबसे पहला एक अनसाउंड माइंड वाला पर्सन, दैट इज कोई भी पागल आदमी है वो इसमें एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो उसमें बोला है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट के बारे में, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और नेक्स्ट इसमें पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब हम समझते हैं दिवालिया घोषित होना। तो सबसे पहले बता रहे हैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्या हुआ था इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया था वो, या फिर ये क्या बोल रहे हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो किसकी एप्लीकेशन लगी है इंसॉल्वेंसी के लिए और अभी वो एप्लीकेशन पेंडिंग है, मतलब अभी उसको ऑफिशियली इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया नहीं गया, अभी वो प्रोसेस में है। तो इन लोगों को एलएलपी में पार्टनर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगला हम देखने वाले हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 डील करता है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स से। एक एलएलपी बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। और आगे इसी में हमको एक छोटी सी चीज और बताई है कि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा होता है कि एलएलपी में जो पार्टनर्स हैं वो 2 से रिड्यूस हो जाते हैं, दैट इज अगर पार्टनर एक ही बचा है एलएलपी में और ऐसा 6 मंथ से ज्यादा के लिए कंटिन्यू रहता है, तो इस केस में वो जो सिंगल पार्टनर था उसकी ऑब्लिगेशंस के लिए पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं अगर हम बेसिक सा, मान लेते हैं एक सल्लू भाई थे, उन्होंने एक एलएलपी बनाई थी जिसमें 2 और पार्टनर्स थी ऐश्वर्या और कैटरीना, ठीक है। अब कुछ कारणवश क्या हुआ कि जो ऐश्वर्या और कैटरीना थी उन्होंने ये एलएलपी छोड़ दी और अब इस एलएलपी में सल्लू भाई अकेले पार्टनर बचे हुए हैं, ठीक है। जैसा सल्लू भाई के जीवन में कोई पार्टनर नहीं आया वैसे उनके एलएलपी में भी कोई पार्टनर नहीं आया और ऐसे करते करते 6 महीने बीत चुके थे। तो अब इस केस में ऐसा बोला गया है कि जो सल्लू भाई रहेंगे वो सारी ऑब्लिगेशंस के लिए पर्सनली लायबल हो जाएंगे, भले ही वो एक एलएलपी के पार्टनर थे, मतलब एलएलपी का नाम ही था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मगर फिर भी वो अकेले पार्टनर रह गए थे। इस कारण से अब जो भी उनके ऑब्लिगेशंस के लिए लायबिलिटी रहेगी उसके लिए पूरी तरीके से पर्सनली लायबल हो जाएंगे। अगला है हमारा सेक्शन 7। सेक्शन 7 हमें बताता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में अगर हम बात करें तो एलएलपी में जो पार्टनर्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। कंपनी के केस में हम देखते हैं डायरेक्टर्स रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स रहते हैं, वैसे ही एलएलपी के केस में आती है टर्म डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना जरूरी है एलएलपी बनाने के लिए, ठीक है। अब ये जो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं ये दोनों के दोनों होना चाहिए इंडिविजुअल, और इन दोनों इंडिविजुअल्स में से एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो हो रेसिडेंट इन इंडिया। अब रेसिडेंट इन इंडिया से यहाँ इनका क्या मतलब है,
तो रेसिडेंट इन इंडिया से इनका मतलब है कि ऐसा कोई भी पर्सन जो प्रीसीडिंग 1 ईयर में इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज स्टे करा हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब सिंपल सी बात थी, सेक्शन 7 हमें बताता है कि कोई भी एलएलपी अगर आपको बनानी हो तो उसमें होने चाहिए एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, दोनों के दोनों होंगे इंडिविजुअल और उसमें से एक होगा रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे इन्होंने एक चीज और बोली है कि मान लेते हैं अगर सारे पार्टनर्स कैसे हैं, बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। बॉडी कॉर्पोरेट्स की डेफिनेशन अभी हमने देखी थी, कंपनी या एलएलपी जो भी इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो या फिर फॉरेन कंपनी या फिर एलएलपी, इनको हम क्या बोलते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहाँ इनका ऐसा कहना है कि मान लेते हैं कि सारे पार्टनर्स क्या हैं, बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर दूसरा केस ऐसा बोल रहे हैं कि ये मिक्सचर है। मिक्सचर किसका है ये, मतलब एक जो एलएलपी बनाना चाह रहे थे उसमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं और साथ में कुछ बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। तो बोलना ही बस इतना सा चाह रहे हैं हमें कि एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल होने चाहिए या फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट का कोई नॉमिनी होना चाहिए, तभी जाके क्या बनेगा, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा, ठीक है। तो सेक्शन 5, 6 और 7 हमने यहाँ कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी पे, ठीक है। अब एलएलपी का जो कंसेप्ट था वो बेसिकली आया किस लिए था, पहले चलता था कंसेप्ट पार्टनरशिप का, फिर एक आया था कंसेप्ट कंपनी का, फिर इन दोनों का मिक्सचर लेके कंसेप्ट बना था एलएलपी का। जो हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं अलग अलग, तो तब हम उनके फीचर्स पढ़ते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के कुछ ड्रॉबैक्स रहे थे, इसलिए कंपनी का कंसेप्ट आया था। मगर जब कंपनी बनाई तो कंपनी के केस में भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स निकले थे, तो इन सब ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए एक नया कंसेप्ट आया था एलएलपी का, ठीक है। तो बेसिकली जो एलएलपी की कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी ये बनी है कंपनी के और पार्टनरशिप के फीचर्स को लेके। अगर हम जैसे यहाँ बढ़ते हैं, सबसे पहले हमें फीचर्स में बता रखे कुछ, बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन और सेपरेट लीगल एंटिटी। ये क्लियरली हमें दिख रहे हैं सारे फीचर्स किसके थे, कंपनी के थे, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हमने देख ली है कि जो भी कोई कंपनी होती है, एलएलपी होती है, उसी को हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। अगला अगर हम बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन की, परपेचुअल सक्सेशन से इनका मतलब ऐसा है कि कोई भी जो एलएलपी होती है उसे लॉ बनाता है और उसको खत्म भी लॉ ही कर सकता है, ठीक है। डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट या फिर इंसॉल्वेंसी, मतलब पार्टनर पगला जाए, पार्टनर की डेथ हो जाए या फिर पार्टनर रिटायर हो जाए या फिर वो दिवालिया घोषित हो जाए, इससे एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। एलएलपी अपने आप लॉ ने बनाई थी और उसको लॉ ही खत्म कर सकता है। अगला फीचर जो है इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी का। सेपरेट लीगल एंटिटी से इनका मतलब है कि जो एलएलपी है और जो उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इनको आप एक नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो इनका बोलने का मतलब ये है कि जो भी एलएलपी है वो अपनी लाइबिलिटी पूरे एक्सटेंट तक की रखती है और जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं और जो एलएलपी है ये एक दूसरे से अलग माने गए हैं। अगला जो फीचर इसमें दिया है म्यूचुअल एजेंसी का। अब ये जो फीचर है हमने कॉमनली सुन रखा है पार्टनरशिप के केस में। अगर हम याद करते हैं पार्टनरशिप में जो म्यूचुअल एजेंसी रहती है वो हमें क्या बताती है कि जो भी पार्टनर्स रहते हैं, सबसे पहले वो पार्टनर्स होते हैं फर्म के एजेंट, और दूसरा ये जो पार्टनर्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे पार्टनर्स के प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। मगर जब ये कंसेप्ट लाए हैं ये एलएलपी में, तो यहाँ इन्होंने साफ साफ ऐसा बोल दिया है कि जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है वो सिर्फ एलएलपी का एजेंट होता है, एक दूसरे पार्टनर्स के एजेंट ये नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो उनकी म्यूचुअल एजेंसी है इनका मतलब बस इतना है कि जो भी पार्टनर्स हैं वो सब एलएलपी के एजेंट होते हैं। एलएलपी एग्रीमेंट हमने डिस्कस कर ही लिया था कि जब एक एलएलपी बनती है तो उसके लिए एक एलएलपी एग्रीमेंट ड्राफ्ट होता है और इस एग्रीमेंट में लिखी जाती है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, जो उनकी आपस में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगे और जो उनके एलएलपी के साथ में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगी। अगर एग्रीमेंट नहीं होता है उस केस में जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हम देखते हैं उसके लिए हम रेफर करते हैं शेड्यूल को, शेड्यूल फर्स्ट उसके लिए बना हुआ है। नेक्स्ट अगेन ये फीचर किसका था, कंपनी का था, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन और कॉमन सील का, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब ये बना लीगल प्रोसेस से और ये खत्म भी लीगल प्रोसेस से ही होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। एक एलएलपी कुछ भी कर सकती है एक्सेप्ट, अब कुछ बातें बताई हैं जो एक एलएलपी नहीं कर सकती है। सबसे पहली चीज उन्होंने ये बताई है कि एलएलपी जो है वो जेल नहीं जा सकती है,
वो कोई ओथ नहीं ले सकती है, मतलब वो कोई शपथ नहीं ले सकती। एलएलपी जो है वो शादी भी नहीं कर सकती है, और ना ही वो तलाक ले सकती है, और ना ही वो कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकती है। इसके अलावा एलएलपी कोई भी काम कर सकती है। कोई भी काम से इनका मतलब क्या है, एलएलपी अपने नाम पे केस कर सकती है, प्रॉपर्टीज ओन कर सकती है, या बैंक अकाउंट खोल सकती है, या इस तरह से कोई भी डीलिंग्स कर सकती है। मगर कुछ एक्सेप्शन जो उन्होंने बोले हैं कि वो जेल नहीं जा सकती, ओथ नहीं ले सकती, शादी नहीं कर सकती, डिवोर्स नहीं दे सकती, और साथ में प्रोफेशन भी प्रैक्टिस नहीं कर सकती। अगला फीचर कॉमन सील का है। यहाँ पे भी कंपनी की तरह कॉमन सील एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। एलएलपी चाहे तो कॉमन सील रख सकती है, मगर कॉमन सील अगर वो रख रही है तो उन्हें ये ध्यान रखना है कि ये रखी जाएगी एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल की कस्टडी में, ठीक है। और जब भी कॉमन सील लगाई जाएगी तब ये 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की प्रेजेंस में ही लगाई जाएगी। अगला जो इसका सबसे अच्छा फीचर था कि यहाँ पे जो लाइबिलिटी थी उसको कर दिया था लिमिटेड। मतलब पार्टनरशिप के केस में अगर हम देखते थे तो वहां पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं रहती थी, मगर इधर इन्होंने क्लियरली लाइबिलिटी को कर दिया है लिमिटेड। मतलब पार्टनर ने जितना कंट्रीब्यूशन किया है वो सिर्फ उतने के लिए ही लायबल रहेगा। जब एलएलपी में कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है तो यहाँ पर उसको बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। पार्टनरशिप के केस में उसको हम बोलते हैं कैपिटल, और यहाँ हम उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। अगला है इसमें मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे कुछ चीजें इन्होंने बाइफरकेट कर दी है। मतलब एक एलएलपी में पार्टनर्स भी रहते हैं और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी रहते हैं। अगर हम बात करें पार्टनर्स की, तो पार्टनर्स एंटाइटल किस चीज के लिए हैं कि जो एलएलपी का बिजनेस मैनेज करना है ये सारा काम किसके ऊपर देके रखा है, पार्टनर्स के ऊपर। मगर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल माना गया है सारे लीगल कंप्लायंसेस के लिए। जैसे कंपनी में लीगल कंप्लायंसेस ज्यादा होते हैं, मगर एलएलपी में थोड़े से उससे कम रहते हैं। मगर जैसा भी हो, ये जो भी लीगल कंप्लायंसेस रहेंगे इसके लिए जो ऑथराइज हैं वो हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। मतलब अगर कोई भी पेनल्टी चार्ज होनी है या फिर कोई भी लीगल कंप्लायंसेस के लिए कुछ भी कमी पेशी रह जाती है तो उस केस में रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर, ना कि पार्टनर। पार्टनर का काम है बिजनेस को मैनेज करना। अगला इसमें बता रहे हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में। अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बता रखे थे 2, जो हमने ऊपर कवर किए थे सेक्शन 607 में। वहां पे सिंपल सी रिक्वायरमेंट दे रखी थी कि एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए, जिसमें से हमें ऐसा बताया था कि दोनों के दोनों इंडिविजुअल हों और उसमें से एक होना चाहिए रेसिडेंट इन इंडिया। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम लिमिट की, तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इधर मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं लगा रखी है। एलएलपी में आप चाहें जितने उतने पार्टनर्स रख सकते हैं। अगला हमें बता रहा है बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। मतलब अगर आप एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट का होना चाहिए। आप किसी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए एक एलएलपी नहीं बना सकते हैं। उसके लिए सेक्शन 8 कंपनी का कंसेप्ट है, वो आप बना सकते हैं अगर आपको कुछ चैरिटी करनी है तो। अगला इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि वो एलएलपी के अफेयर्स में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि एलएलपी की वर्किंग किस तरह से चल रही है। अगला बता रहा है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अगर एलएलपी के लेके कुछ भी मर्जर या फिर अमलगमेशन का काम हो रहा है तो ये सब होना चाहिए एलएलपी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। अगला इसमें है कन्वर्जन को लेके। तो ये हमने ऊपर शेड्यूल्स में कवर कर ही लिया था कि जब भी कन्वर्जन होता है तो आपको एक्ट के प्रोविजंस तो फॉलो करने हैं और साथ ही साथ इसके लिए कुछ शेड्यूल्स भी बने हुए हैं तो आपको वो भी रेफर करने पड़ेंगे। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ई फाइलिंग से हम क्या समझते हैं? ई फाइलिंग्स नाम से हम समझ रहे हैं इसको कि इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि जो भी एलएलपी के फॉर्म्स रहेंगे या जो भी इसकी फाइलिंग वाला काम रहेगा ये सब कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनिकली होगा। अब इसके लिए यहाँ पे एक साइट डेजिग्नेट करके रखी है, उसका नाम है mca.gov.in। मतलब एलएलपी को बनाने से लेके उसकी जो भी एनुअल फाइलिंग या कुछ भी काम होना है ये सब कैसे होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिकली होगा। कौन सी वेबसाइट के थ्रू होगा? ये www.mca.gov.in के थ्रू। जब भी यहाँ कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा तो उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा पार्टनर या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर की डिजिटल सिग्नेचर से। डिजिटल सिग्नेचर की अगर हम बात करें, एक छोटा सा पेनड्राइव जैसा रहता है जिसमें किसी भी पर्सन का सिग्नेचर फीड रहता है। जैसे ही आप उस पेनड्राइव को उसमें लगाएंगे फॉर्म पे तो वहां पे उसका जो सिग्नेचर है ऑटोमेटिकली अफिक्स हो जाएगा
उसमें कुछ पासवर्ड्स वगैरह रहते हैं, आप पुट करेंगे तो उससे आपके यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि फाइलिंग कैसे हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, तो इस केस में हम ये तो समझ रहे हैं कि अगर कोई फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली भर रहा है, मतलब यार लैपटॉप पे तो कोई साइन करेगा नहीं, तो इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की आनी है, डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट आनी है। ठीक है, फॉरेन एलएलपी हम डेफिनेशन में कवर कर ही चुके हैं। ऐसी एलएलपी जो कैसी है, फॉर्म या फिर इनकॉर्पोरेट या फिर रजिस्टर हुई है आउटसाइड इंडिया, मगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, इंडिया में है, उसको हम बोलेंगे फॉरेन एलएलपी। अब इधर उन्होंने एक चीज ये बताई थी कि जो फॉरेन एलएलपी होती है वो इंडियन एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। अब इतने फीचर्स देख के हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि एलएलपी फॉर्म के कुछ ना कुछ तो एडवांटेजेस रहे हैं। सबसे पहला क्या बता रहे हैं यहाँ पे हमें कि जो भी एलएलपी है वो बनती के ऑर्गेनाइज होती है पूरा एग्रीमेंट के बेसिस पे, मतलब जो भी एलएलपी एग्रीमेंट है उसके बेसिस पे पूरी एलएलपी चलेगी। अगला यहाँ पे बताया है ऐसा कि एलएलपी में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है लीगल रिक्वायरमेंट्स को लेके। कंपनी के केस में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा रहती हैं। हर फॉर्म ऑफ बिजनेस इतना बड़े लेवल पे नहीं चलता है कि वो इतनी लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पाए, इसीलिए एक कंसेप्ट आया था एलएलपी का कि जो मीडियम लेवल पे काम कर रहे हैं वो एलएलपी वाला कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। एलएलपी को बनाना बहुत ही आसान रहता है इसका प्रोसेस। अगर हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी के केस में रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा रहती है डॉक्यूमेंटेशन की, और वहीं अगर हम एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसके केस में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स कम रहती हैं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि एलएलपी इजी टू फॉर्म रहती है। अगला ये बोल रहे हैं ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी। जैसा कि उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, मतलब यहाँ पे जो भी पार्टनर्स है वो सब लिमिटेड लायबिलिटी एंजॉय कर रहे हैं। अगला यहाँ का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल है, जो जितना कंट्रीब्यूशन करना चाह रहा है वो उतना कर सकता है, इसको लेके कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगला यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये इजी टू डिसॉल्व, मतलब एलएलपी को बनाना भी आसान है और उसको डिसॉल्व करना भी आसान है। तो ये सारे हमने देखे थे एलएलपी के एडवांटेजेस। अब हम बढ़ेंगे एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के स्टेप्स की तरफ। ठीक है, अब एलएलपी बनाना है तो उसके लिए एक प्रोसेस है पूरी, ये हमने ऊपर देख लेते कि यहाँ पे जो भी फाइलिंग हो रही है वो सब कैसी हो रही थी, ई फाइलिंग, मतलब यहाँ जो भी डॉक्यूमेंटेशन होना है या जो भी कुछ भी प्रोसेस है सारी किस तरह से होंगी, इलेक्ट्रॉनिकली होंगी। एक साइट बता रखी थी हमें www.mca.gov.in। अगर हम बात करते हैं इसके इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस की, सबसे पहला स्टेप इसमें रहता है नेम रिजर्वेशन का। एक बेसिक पहले हम ओवरव्यू लेंगे, फिर हम डिटेल में इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एलएलपी का नाम रिजर्व। ठीक है, जैसे आप वहां पे नाम रिजर्व करोगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको फाइल करने पड़ेंगे, जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म रहता है उसके अंदर। ठीक है, जो भी नेसेसरी अटैचमेंट्स रहेंगे वो सब आप लगाएंगे और उसको आप अपलोड कर देंगे एमसीए की वेबसाइट पे। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, अगर वहाँ एमसीए से या फिर आरओसी से अप्रूवल आ जाता है, मतलब आपकी एलएलपी बन चुकी है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के 30 डेज में आपको एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करना रहेगा। ठीक है, अब एक एक करके हम पूरे प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेम की। नेम के लिए जो सेक्शन है वो हमें देके रखा हुआ है सेक्शन 15। सेक्शन 15 जो है वो हमको बता रहा है नाम को लेके जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये चीज बताई गई है कि अगर आप कोई भी एलएलपी बनाते हैं तो उसके नाम में पीछे आना चाहिए वर्ड एलएलपी या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सेम अगर हमने ऐसा कुछ कंसेप्ट देखा था कंपनीज के केस में कि जब आप एक प्राइवेट कंपनी बनाते तो आपको उसके नाम के पीछे लिखना पड़ता है प्राइवेट लिमिटेड, अगर आप पब्लिक कंपनी बनाते तो उसके पीछे आपको लिखना पड़ता है लिमिटेड। वैसे ही अगर आप एक एलएलपी बना रहे तो उसके पीछे आपको एलएलपी लिखना है या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखना है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ चीजें बता रखी कि जब आप एलएलपी का नाम रखें तो उन्होंने ऐसा बोला है कि जो नाम है वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए और ना ही वो आइडेंटिकल होना चाहिए किसी एग्जिस्टिंग फर्म या फिर कोई कंपनी के नाम से। ठीक है, अनडिजायरेबल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक कंपनी बनी थी केसी लिमिटेड नाम से। ठीक है, अब मुझे नई कंपनी बनानी है, केसी लिमिटेड से तो मैं नहीं बना सकती, तो मैंने उसके स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंजेस कर दिए, जैसे मैंने KAY लिख दिया
ठीक है, और CEE लिख दिया। मगर ये क्या हो रहा है यहाँ पे, वो नाम का जो भी साउंड रहेगा वो साउंड तो वैसा ही करेगा कि KC लिमिटेड ही है, तो इस तरह के नाम आप नहीं रख सकते हैं। अगला ये बोल रहे हैं कोई भी नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आइडेंटिकल या फिर टू नियरली रिजेंबल कर रहा हो किसी फर्म या फिर LLP या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट के नेम से। ठीक है, अगला क्या बोल रहे हैं इसमें यहाँ पे, अब जो नेम रिजर्व करना रहेगा उसके लिए रहेगी प्रोसेस। सेक्शन 16 डील करता है रिजर्वेशन ऑफ नेम से। यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो अप्लाई करेगा रजिस्ट्रार के पास में प्रिस्क्राइब फॉर्म मैनर और फीस में। अभी फाउंडेशन में ये एडवांटेज है हमें कि हमें यहाँ पे कोई भी फॉर्म्स के नंबर नहीं बता रखे हैं। जहाँ भी फॉर्म की या फिर फीस की रिक्वायरमेंट आती है वहां में सिर्फ इतना सा मेंशन करना है कि जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म या फिर फीस है उसके अकॉर्डिंग ये सारी प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले क्या बोला उन्होंने में, कोई भी जो पर्सन है वो क्या करेगा, नेम अप्लाई करेगा रजिस्ट्रार के पास में प्रिस्क्राइब फॉर्म में प्रिस्क्राइब फीस के साथ में। ठीक है, अब ये जो रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करना है दो केस में कर सकते हैं। अगर आप कोई नई LLP बना रहे हैं तो उस केस में भी आपको नाम रिजर्व करना पड़ेगा, और अगर ऑलरेडी आपकी कोई LLP थी और अब आपको उसका नाम चेंज करना है तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, ROC के पास में अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि जो आपने नेम अप्लाई किया था उसको रिजेक्ट नहीं किया गया है, मतलब वो जो आपने नाम अप्लाई किया था ना तो वो अनडिजायरेबल है और ना ही वो आइडेंटिकल है किसी एग्जिस्टिंग फर्म या फिर कंपनी के नेम से, तो उस केस में ROC आपके लिए वो नाम रिजर्व कर देगा और ये नाम आपके पास अवेलेबल रहेगा 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, मतलब दैट इज आपको जो भी अपनी प्रोसेस करनी है वो आपको 3 मंथ्स में कंप्लीट कर देनी है, नहीं तो 3 मंथ्स के बाद में आपका ये नाम हो जाएगा एक्सपायर। तो यहाँ तक हमने कवर किया था प्रोसेस नाम को लेके कि जो भी नाम रहेगा सबसे पहला वो नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, वो आइडेंटिकल भी नहीं होना चाहिए। नाम अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई करेंगे किसके पास, ROC के पास में। ROC को अगर लगता है कि आपका नेम रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी अनडिजायरेबल नहीं है या कोई भी उसमें ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो उस केस में आपका नाम रिजर्व कर देंगे और वो 3 मंथ्स के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपकी जो आती है वो है LLP के इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स। मतलब अब आपकी जो LLP बनानी है उसका नेम आ चुका है आपके पास, अब आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे ROC के पास प्रिस्क्राइब फॉर्म में प्रिस्क्राइब फीस के साथ में। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला उन्होंने यहाँ पे कि 2 और मोर पर्सन सब्सक्राइब करेंगे अपने नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे। जैसे कि हम कंपनी के केस में देखते हैं कि जब कंपनी बनती है तब वहां पे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं MOA और AOA। MOA में एक रिक्वायरमेंट रहती है सब्सक्रिप्शन क्लॉज की, मतलब वहां पे ऐसा बोला हुआ है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने मतलब जो मेंबर्स हैं वो वहां पे अपने नाम को सब्सक्राइब करेंगे। सिमिलरली जब आप एक LLP बनाते हैं तो यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट दी है कि एटलीस्ट 2 या फिर 2 से ज्यादा पर्सन क्या करेंगे, जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है वहां पे अपने नाम को सब्सक्राइब करेंगे। अब ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रहेगा इसको प्रिस्क्राइब फॉर्म और फीस के साथ में सबमिट किया जाएगा ROC के पास में। ROC अगेन कौन सा ROC रहेगा, ये जो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के जुरिस्डिक्शन में आ रहा होगा। ठीक है, हर स्टेट के लिए एक अलग ROC रहता है। अगला अब इसमें बोल रहे हैं रिक्वायरमेंट है कि जो भी प्रोफेशनल या फिर सब्सक्राइबर रहेंगे उनको स्टेटमेंट देना पड़ेगा ROC को। ये स्टेटमेंट किस चीज का रहेगा कि जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई की जा चुकी हैं। ठीक है, प्रोफेशनल की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी CA CS या फिर CMA जो भी LLP इनकॉर्पोरेट कर रहा है ये उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि वो क्या करेगा, ROC को एक स्टेटमेंट देगा। क्या स्टेटमेंट देगा कि ये जो LLP हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारे रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस हो चुका है। अगला अभी हमें बता रहे हैं जो हम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें हमको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रहेगा ये प्रिस्क्राइब फॉर्म में रहेगा। अब इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे आएगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में LLP का नाम, ये नाम वही रहेगा जो नाम हमने वहां पे अप्लाई किया था और हमें वहां से कंफर्मेशन आ गया था कि आपके लिए नाम रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोल रहे हैं प्रपोज बिजनेस, मतलब आपकी LLP क्या बिजनेस करने वाली है ये आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में बता के रखना पड़ेगा। अगला
आपकी एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रहेगा, वो एड्रेस आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं पार्टनर्स के बारे में, कौन पार्टनर्स हैं, उनका नाम और उनका एड्रेस, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की, तो उसके केस में भी सिमिलर रिक्वायरमेंट है, उन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का भी नेम और एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन हो जो वहां पे प्रिस्क्राइब कर रखी हो, वो सब आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सबमिट करनी पड़ेगी। अब आगे ये ऐसा बोल रहे हैं कि पर्सन जो ये स्टेटमेंट दे रहा है, अगर उसे पता है कि ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट जो था ट्रू नहीं था, मतलब ये जो हमने स्टेटमेंट दिया है ये सही नहीं था, तो इस केस में उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। उसमें ऐसा है जो इम्प्रिजनमेंट, मतलब आपको जेल होगी अप टू 2 years की, एंड फाइन आपको रहेगा मिनिमम 10,000 से लेके मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, अगला है सेक्शन 12 इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। मतलब अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो भी हमने ऊपर रिक्वायरमेंट्स देखी थी, ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं, तो उस केस में क्या होगा, देखिए हमने ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे, इन डॉक्यूमेंट्स को हमने सबमिट किया था आरओसी के पास में। अब आरओसी इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास में रिटेन करके रखेंगे, एंड विद इन 14 days उनको क्या करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर उनकी कुछ क्यूरीज है या फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स और उनको एडिशनल लग रही है तो वो इंटीमेट कर देंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उस केस में वो क्या कर देंगे, इन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर देंगे, दैट इज आपकी एलएलपी रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये कि जैसे ही एलएलपी रजिस्टर होगी तो उस केस में आरओसी जो है आपको सर्टिफिकेट दे देगा इस न्यू एलएलपी का। ठीक है, मतलब एलएलपी के नाम से एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा जो उस चीज का प्रूफ रहेगा। ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट होता है इसको बोला जाता है कंक्लूसिव एविडेंस, ये इस चीज का एविडेंस है या फिर ये सबूत है कि जो एलएलपी है ये इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अगला यहाँ पे बता रहा है हमें कि जो स्टेटमेंट दिया था प्रोफेशनल या फिर सब्सक्राइबर ने, ठीक है, ये इस चीज के लिए सफिशिएंट एविडेंस है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, अगला यहाँ ये बोल रहे हैं जो भी सर्टिफिकेट दिया जाता है, मतलब आपकी एलएलपी जब बनी है और उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हुआ है, इस पे रजिस्ट्रार अपना साइन करेंगे और अपनी ऑफिशियल सील भी लगाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास सेक्शन 13, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बता रखी है रजिस्टर्ड ऑफिस को लेके। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस हो या फिर उसमें कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ इनका ऐसा बोलना है कि हर एलएलपी के पास में एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशंस एंड नोटिसेस। मतलब एलएलपी को अगर कोई भी नोटिस भेजना है या कुछ भी तरह का कम्युनिकेशन करना है एलएलपी के साथ में या फिर उसके पार्टनर्स के साथ में, तो उसके लिए एक एड्रेस आपको बताना पड़ेगा कि जो भी सारे कम्युनिकेशन से कहाँ पे पहुंचाने रहेंगे। एलएलपी के लिए, पार्टनर के लिए या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स देना है तो वो पोस्ट के थ्रू रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि अगर एलएलपी क्या कर रही है, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है, तो उसको इस चेंज का जो नोटिस है वो बताना पड़ेगा आरओसी को। ठीक है, बेसिकली यहाँ हमको शुरू में बता दिया गया था कि इसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आरओसी के पास में है, मतलब एलएलपी में कुछ भी छोटी मोटे चेंजेस भी हो रहे हैं तो वो सारे आपको इंटीमेट करने पड़ेंगे आरओसी को। ठीक है, अगर आपने इस सेक्शन के कोई भी प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन करा है तो इस केस में पेनल्टी आएगी मिनिमम 2,000 रुपए की एंड मैक्सिमम 25,000 रुपए तक की। नेक्स्ट है इसमें सेक्शन 14 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब यहाँ इनका बोलने का ये है कि अगर आपकी एलएलपी क्या हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है, ठीक है, तो अब उसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब एक बार एलएलपी रजिस्टर हो गई तो अब क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं एलएलपी जो है एलएलपी के नाम पे ही सू कर सकती है और सू भी हो सकती है, मतलब एलएलपी अपने नाम पे केस कर सकती है और कोई और भी एलएलपी के नाम पे केस कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं एलएलपी अपने ही नाम पे प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है, एक्वायर कर सकती है या फिर उसको डिस्पोज भी कर सकती है। एलएलपी चाहे तो एक कॉमन सील भी रख सकती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हमने ऊपर देख ही लिए। अगला इसमें जो भी एक्ट्स रहेंगे वो सेम टू सेम जैसे एक बॉडी कॉर्पोरेट सफर करती है वैसे के वैसे वो एक्ट्स को सफर या फिर परफॉर्म कर सकती है। तो ये इफेक्ट रहेगा एलएलपी के रजिस्ट्रेशन होने के बाद का।
अब इसमें इन्होंने एक छोटी सी चीज और बता रखी है कि अगर एलएलपी का नाम चेंज हो रहा है तो उस केस में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो भी रजिस्टर्ड नेम था वो अनडिजायरेबल है या फिर वो किसी एग्जिस्टिंग फर्म या फिर कंपनी के नेम से आइडेंटिकल है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी को डायरेक्शन दे सकती है कि उसको अपनी जो एलएलपी है उसका नाम चेंज करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, अब ये जो 3 मंथ्स हैं इसको काउंट किया जाएगा डेट ऑफ डायरेक्शन से या फिर कोई लॉन्गर पीरियड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करके रखा हुआ हो। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड टाइम आपको दिया था नाम बदलने के लिए और इसमें आप नाम को नहीं बदल पाए, तो इस केस में एलएलपी के ऊपर फाइन लगेगा मिनिमम 10,000 से लेके मैक्सिमम 5 लाख तक का, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पे लगेगा मिनिमम 10,000 से लेके 1 लाख तक का।